नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। धर्म और जाति के आधार पर ना मांगे वोट, चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों को चेतावनी। प्रचार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तस्वीर और नाम इस्तेमाल करने की मनाही। यूपी में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका समेत 40 कांग्रेस नेता करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी की सूची से शिवपाल यादव का नाम बाहर। बीएसपी ने भी जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। राजनीतिक दलों की कमाई का 69% हिस्सा बेनामी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट, लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर। नोटबंदी पर मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। बैंकों से 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर टैक्स का प्रस्ताव, एमडीआर खत्म करने और स्मार्टफोन खरीद पर सब्सिडी की सिफारिश। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और अमेरिका। ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत। भारत को बताया सच्चा दोस्त, अमेरिका आने का न्योता। सबसे पहले शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से परहेज करें। आयोग ने कहा कि ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बराबर है। आयोग ने साथ ही सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश की भी याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि ऐसी अपील भ्रष्ट आचरण के बराबर है। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष पदाधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने पार्टियों से अदालत के फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने एक अन्य पत्र में चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि निचले स्तर के निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें और चुनाव के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का फोटो चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति सचिवालय ने आयोग से कहा था कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सचिवालय ने आयोग से इस मामले में उपयुक्त निर्देश जारी करने को कहा था। आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव प्रचार में राज्यों के राज्यपाल के फोटो भी शामिल नहीं किए जाएं। पिछले हफ्ते कांग्रेस की लुधियाना इकाई ने अपने चुनावी होर्डिंग में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया था। अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान की दूसरी पार्टियों ने आलोचना की है। जानकारों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनाव आयोग पर दिए विवादित बयान की विपक्षी दलों ने निंदा की है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर केजरीवाल की आलोचना की है। अगर आपत्ति की है इलेक्शन कमीशन में तो सही आपत्ति की है। अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक संस्थानों से, संगठनों से इस तरह का बर्ताव करने से बचना चाहिए। जो लोग खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनको हर जगह इस प्रकार की बात नजर आती है और ये एक धिक्कार का विषय है कि इलेक्शन कमीशन जैसे स्वायत्त बॉडी को, इलेक्शन कमीशन जिसकी इंटीग्रिटी पूरे विश्व में जानी जाती है, उसको आप इस प्रकार एक राजनीतिक अखाड़े पे उतार रहे हो। जानकारों का मानना है कि इस मामले में आयोग की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ये बराबर इसका उल्लंघन करते रहेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो आपका पार्टी सिंबल वो फ्रीज कर सकता है, यानी कि वापस ले लेगा जो सिंबल दिया पार्टी का। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि प्रतिबंध भी लगाया है। इलेक्शन कमीशन भी चुप रहने वाला तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन के दौरान तो बहुत पावर्स हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उस जवाबी कार्रवाई में आ जाए तो दुखी कर देगा। इसलिए इस किस्म की कन्फ्रंटेशन की स्टेज आने नहीं देनी चाहिए। गोवा और पंजाब की रैलियों में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दूसरी पार्टियों से पैसे ले लो,
लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगने की जगह चुनाव आयोग पर लोगों को रिश्वत लेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वहीं उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कल रात जारी की गई सूची में प्रभुलाल बहुगुणा, बालकिशन और राजेंद्र बाराकोटी का नाम भी शामिल है। इस तरह कांग्रेस अब कुल 70 उम्मीदवारों में से 68 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 63 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। ज्यादातर छठे और 7वें दौर के उम्मीदवारों की इस सूची में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से, आरके चौधरी को मोहनलालगंज से और दारा सिंह चौहान को मधुबन से टिकट दिया गया है। इनके अलावा सूर्य प्रताप शाही को पत्थरदेवा से, रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को फूलपुर पवई सीट से और पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर को कैंपियरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 149 लोगों के नाम थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 155 नाम थे। पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी कल जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के अलावा कई मंत्रियों और नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। कल जारी की गई सूची में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। इनके अलावा राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल जारी कर दी। इसमें मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव और रामगोपाल यादव समेत पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन इस सूची में शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं है। रामगोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को भेजी गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान और नरेश अग्रवाल का नाम भी शामिल है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल जारी की है। बीएसपी की लिस्ट में पार्टी प्रमुख मायावती के अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ का नाम शामिल है। खास बात यह है कि बीएसपी की लिस्ट 19 फरवरी को होने वाले तीसरे दौर के विधानसभा चुनाव के लिए है। वहीं पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, 20 लाख युवाओं को रोजगार और सस्ता अनाज जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कल इसे जारी किया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य की बदहाली के लिए अकाली दल और बादल परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली और कर्ज माफी जैसे वादे इसमें शामिल हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में इसे जारी करते हुए अमृतसर और मोहाली को आईटी हब बनाने और हर शहर में वाईफाई का वादा किया। सीवरेज, वाटर सप्लाई, कंप्लीट कंक्रीट गलीज एंड सोलर लाइट, कंप्लीट। वी विल मेक पंजाब विलेजेस एम्पावर विद अर्बन सेक्टर। दैट इज माय नाउ प्रायोरिटी। अकाली दल के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को जगह मिली है उनमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार, मुफ्त प्रेशर कुकर, गैस स्टोव और गैस कनेक्शन, छोटे किसानों को हर साल 2 साल का ब्याज मुक्त कर्ज, 10 रुपए की दर से 5 किलो चीनी, 25 रुपए की दर से 2 किलो घी जैसे वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खूब आलोचना की। इधर कांग्रेस ने अकाली दल के घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र की नकल बताया। वो तो हमारी बातें की है, जो हमने कहा है वही उठा के उन्हें कर दी। अगर ये बात करना चाहते हैं किसानों के लिए तो 10 साल से सो रहे थे क्या? वहीं राज्य के अबोहर में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। केंद्र में आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की सरकारें देखी होंगी, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। 2.5 वर्षों का समय हो गया, कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी दिल्ली की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ।
इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में पहली बार 5 विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाने का फैसला किया है। पहली बार हिस्ट्री में 423 इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जो है जो सर्विस वोटर है उनके लिए अपलोड हो गया। अब वो उनके पास ओटीपी जाता है उनके मोबाइल पर, वो डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करके अपना वोट कास्ट करके भेज देंगे। बीजेपी और कांग्रेस पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। बीजेपी ने छोटे किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को घर देने समेत कई वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पानी, रोजगार और ड्रग्स को विशेष मुद्दा बनाया है। राज्य में 4 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक दलों को 2004, 2005 और 2014-15 के बीच अज्ञात स्रोतों से 7,833 करोड़ रुपए मिले, जो कुल आय का 69% है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की कुल आय 11,367 करोड़ रुपए रही, जिसमें सिर्फ 31% आय के ही स्रोत के बारे में जानकारी है। इस दौरान कांग्रेस की कुल आय में से 83% और बीजेपी की कुल आय में से 65% अज्ञात स्रोतों से आए। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी की 94%, शिरोमणि अकाली दल की 86% और बीएसपी की 100% आय के स्रोतों का पता नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। साथ ही इन जातियों को एससी का सर्टिफिकेट जारी नहीं करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं दिए जाने का निर्देश जारी किया था, जिसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस आशय का डायरेक्शन दिया गया है कि सभी जिलों में अधिकारियों को इस आशय का निर्देश दें कि उस नोटिफिकेशन के आधार पर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा। अब कुछ और अहम खबरें। नोटबंदी के बाद गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज यानी एमडीआर खत्म करने की सिफारिश की है। साथ ही सभी तरह के बड़े लेन देन में नकदी की अधिकतम सीमा तय करने का सुझाव भी दिया है। डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी। इसमें कर दायरे में नहीं आने वाले लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन खरीद पर 1,000 रुपए की सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। समिति ने बैंकों से 50,000 रुपए से ज्यादा की निकासी पर नकद लेन देन टैक्स की भी सिफारिश की है। साथ ही सभी सरकारी इकाइयों को डिजिटल भुगतान पर एमडीआर खत्म करने या उसे कम करने के अलावा बड़े सौदों में नकदी के इस्तेमाल की सीमा तय करने का सुझाव भी दिया है। AP has to be promoted by incentivizing and not charging MDR. This is very crucial recommendation. No MDR at all. And also cost of communication should be zero. समिति की सिफारिशों में सूक्ष्म एटीएम और बायोमेट्रिक सेंसर के लिए टैक्स प्रोत्साहन शामिल है। इसके अलावा सालाना आय के एक निश्चित अनुपात का इस्तेमाल डिजिटल भुगतान में करने पर टैक्स रिफंड का भी सुझाव है। Tax incentives to be extended to micro ATMs, biometric sensors, domestic production has to be increased. For Aadhaar Pay, biometric, fingerprint, iris sensors to be provided, 50% subsidy to all merchant points. मुख्यमंत्रियों की समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि नकदी रहित लेन देन को अपनाने वाले लोगों के हितों के संरक्षण के लिए सभी डिजिटल लेन देन का बीमा होना चाहिए। नायडू ने माना कि साइबर सिक्योरिटी डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की राह में एक बड़ी दिक्कत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समिति की सिफारिशों को आने वाले बजट में जरूर जगह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने किसानों को 2 महीने का 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज माफ करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में आईआईएम संशोधन बिल समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले किए गए।
इसमें किसानों के लिए नवंबर-दिसंबर 2016 के लिए अल्प अवधि कर्ज पर लगने वाले 660 करोड़ 50 लाख का ब्याज माफ करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए नाबार्ड को 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो सहकारी बैंकों के रीफाइनेंसिंग खर्च को उठाएगी। इसके अलावा सरकार ने आईआईएम संशोधन बिल पर मुहर लगा दी है। इसमें छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने, संस्थान की पूरी स्वायत्ता और जवाबदेही के प्रावधान हैं। इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड के जरिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन के अदला बदली को मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत 11.35 एकड़ जमीन का इस्तेमाल पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किया जाएगा। सरकार ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर के निर्माण पर भी मुहर लगा दी है। इस प्रोजेक्ट में 2254 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को भी मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लामा यूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। जलीकट्टू मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए हिंसक तरीके अपनाने पर जवाब मांगा गया है। पुलिस पर आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके चलते कई लोग घायल हुए। आयोग ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जनवरी 2016 में जारी अधिसूचना वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार ने यह फैसला तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए विधेयक को देखते हुए लिया है। केंद्र की दलील पर कोर्ट ने कहा कि जब आवेदन सुनवाई के लिए बेंच के सामने आएगा तब फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इससे पहले कल जलीकट्टू का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 कैविएट दायर की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कल हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। गांदरबल जिले में कल सुबह आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को हदरा इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 AK-47 राइफल भी बरामद की। उधर सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के करीब सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस कार्रवाई में एक आतंकवादी को मारा गया, जबकि दूसरा आतंकी भागने में कामयाब रहा। मारे गए आतंकवादी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की जांच की अगुवाई कर रहे चीफ प्रॉक्टर AP डिमरी ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि जेएनयू प्रशासन से मतभेद के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक चीफ प्रॉक्टर ने इस्तीफे का कारण नहीं बताया है और डिमरी ने भी वजह बताने से इनकार कर दिया है। इस्तीफे के बाद वाइस चांसलर ने डिमरी से मुलाकात की और मंगलवार शाम ही स्पेशल सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रोफेसर विभा टंडन को नया प्रॉक्टर नियुक्त किया गया। जेएनयू में पिछले साल जनवरी में नए वाइस चांसलर के आने के बाद से 2 चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले पिछले साल 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु पर हुए कार्यक्रम को लेकर विवाद के बाद तत्कालीन चीफ प्रॉक्टर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया का मामला तूल पकड़ रहा है। बेला भाटिया के घर पर सोमवार को कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था और उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दी थी। उन पर माओवादियों का समर्थन करने का आरोप है।
2 दिन पहले बेला भाटिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के साथ बीजापुर इलाके में गई थी। आयोग वहां बलात्कार पीड़ितों के बयान दर्ज करने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने बेला भाटिया के घर पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इस मामले में उनका समर्थन कर रहे कुछ वकीलों ने आईजी एसआरपी कल्लूरी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मामले में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो बेला भाटिया के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा सच्चाई को नहीं दबा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों से उनके यहां पुलिस विभागों के सभी स्तर पर खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले बेंच ने इसे महत्वपूर्ण विषय बताते हुए राज्यों के गृह सचिवों से 4 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं होने पर सचिवों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो रिकॉर्ड उपलब्ध करा सके, जिससे कोर्ट इस मामले का निपटारा कर सके। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की कमी के चलते ही कानून व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। याचिका में दलील दी गई कि देश में पुलिस विभाग में करीब 5.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नए प्रशासकों के नाम का ऐलान टाल दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और सरकार को भी 27 जनवरी तक सील बंद लिफाफे में प्रशासकों के नाम सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही हिदायत दी है कि बोर्ड में प्रशासकों के नाम का प्रस्ताव देते समय कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखें। इसके अलावा कोर्ट ने बीसीसीआई को 3 लोगों के नाम का सुझाव देने के लिए कहा है जो फरवरी के पहले हफ्ते में आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को करेगा। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 16 समझौते होने की उम्मीद है। इसमें $75 बिलियन का NIIF MOU शामिल है। क्राउन प्रिंस को राष्ट्रपति भवन में राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा। वो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। 3 दिन के भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद का कल दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच आज मुलाकात के दौरान करीब 16 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। इसमें $75 बिलियन का NIIF MOU शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्राउन प्रिंस के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई है। UAE also has the largest sovereign wealth fund. We are looking at investments. There's an agreement that they would invest nearly $75 billion in India over the next couple of years. And during the visit, we are hoping that there will be an MOU signed between their investment fund and what we call the NIIF. संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देशों में भारत का बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। साथ ही सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ UAE का सहयोग भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सच्चा दोस्त बताते हुए हर चुनौती का मिलकर सामना करने की बात कही है। राष्ट्रपति बनने के बाद कल पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा और आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। इसके अलावा मध्य और दक्षिण एशिया में सुरक्षा के मसले पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अपने अपने देशों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। नरेंद्र मोदी दुनिया के उन 5 नेताओं में शामिल हैं जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद फोन पर बात की। इससे पहले वो कनाडा, मेक्सिको और मिस्र के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर हाल में अपने हितों की रक्षा करेगा। वहीं चीन ने इस बयान पर कड़ा एतराज जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो दक्षिण चीन सागर में अपने और अंतर्राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने साफ किया कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा हर हाल में करेगा। I think areas in the South China Sea that are part of international waters and international activities, I think the U.S. is going to make sure that we protect our interests there. So it's a question of if those islands are in fact in international waters and not part of China proper, then yeah, we're going to make sure that we defend
international territories from being taken over by one country. इधर चीन ने अमेरिका के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चीन ने दक्षिण चीन सागर को लेकर अपनी नीति को जायज ठहराया है। 国在南海问题上的立场是明确和一贯的，那么我们在南海的行动也是正当合理的，不管别的国家发生什么样的变化，说了什么样的话，想做什么样的事情。 इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया में आईएस के खिलाफ रूस के साथ सैन्य अभियान चलाने की भी बात कही है। एक और बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका ने व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से खुद को अलग करने का फैसला किया है। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 12 देशों के दस्तखत वाले समझौते को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमल में लाया गया था, जिसे ओबामा की एशिया नीति की धुरी माना गया। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इससे अमेरिकी कामगारों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में भारत के 2 खिलाड़ी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ आमने सामने हैं। रोहन बोपन्ना और गैब्रिएले डोब्रोवस्की की जोड़ी, सानिया मिर्जा और इवान डोडिच की जोड़ी के बीच सेमीफाइनल के लिए मुकाबला चल रहा है। बोपन्ना और गैब्रिएले की जोड़ी ने 5वीं वरीयता प्राप्त योंग जांगचान और लुकास कुबोत को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सानिया और डोडिच सिसेई झेंग और अलेक्जेंडर पेया को शिकस्त देकर अंतिम 8 में पहुंचे हैं। स्टार खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर पोरोशेकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जर्मनी के मिशा ज्वेरेव को 6-1, 7-5, 6-2 से हराया। फेडरर ने शुरू से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी और आसानी से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला हमवतन स्टेनलियास वावरिका से होगा। फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय अवार्ड ऑस्कर्स के नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें भारतीय मूल के अभिनेता देव पटेल को भी सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता की सूची में नॉमिनेट किया गया है। इस बार ऑस्कर्स में लाला लैंड का बोलबाला रहने की उम्मीद है। भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं के बीच झूलती इस म्यूजिकल फिल्म को 14 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। इसमें रायन गॉसलिंग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एमा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और दामिन चाजेल को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का नॉमिनेशन मिला है। मेरिल स्ट्रीप, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवररेटेड अभिनेत्री बताया था, उन्हें एक बार फिर से फ्लोरेंस फॉस्टर जेनकिंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस तरह मेरिल ऑस्कर इतिहास की सबसे ज्यादा नॉमिनेट होने वाली अभिनेत्री बन गई हैं। सह अभिनेताओं की श्रेणी में भारतीय मूल के अभिनेता देव पटेल भी नॉमिनेट किए गए हैं। उन्हें उनकी फिल्म लायन के लिए नॉमिनेशन मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की रेस में इस बार अराइवल, ला ला लैंड, फेंसेस, हैक्सॉ रिज, हेल और हाई वाटर, हिडन फिगर, मैनचेस्टर बाय द सी और मूनलाइट हैं। विदेशी फिल्मों की श्रेणी में भारतीय फिल्म विसारा नाइट टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। 26 फरवरी को ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। धर्म और जाति के आधार पर ना मांगे वोट, चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को चेतावनी। प्रचार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तस्वीर और नाम इस्तेमाल करने की मनाही। यूपी में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका समेत 40 कांग्रेस नेता करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी की सूची से शिवपाल यादव का नाम बाहर। बीएसपी ने भी जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। राजनीतिक दलों की कमाई का 69% हिस्सा बेनामी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट, लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर। नोटबंदी पर मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। बैंकों से 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर टैक्स का प्रस्ताव, एमडीआर खत्म करने और स्मार्टफोन खरीद पर सब्सिडी की सिफारिश। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और अमेरिका। ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत, भारत को बताया सच्चा दोस्त, अमेरिका आने का न्योता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।